न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे कई दलों ने वक्त के साथ पलटी मारी। ज्यादातर पार्टियां किसानों के समर्थन में आ गई हैं और ऐसे में 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर सभी सहमत नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है, आखिर नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान तो आंदोलन कर ही रहे हैं, साथ में विपक्षी ने भी मोर्चा खोल रखा है। फिल वक्त किसानों के साथ नजर आ रहे शरद पवार ने बतौर कृषि मंत्री कृषि उत्पाद विपणन समिति एक्ट में बदलाव की वकालत की थी। वहीं अभी किसान आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रही शिवसेना ने कृषि कानून का लोकसभा में समर्थन किया था। इन किसानों के समर्थन में नरेंद्र मोदी सरकार की घेराबंदी बढ़ने के बाद अखिलेश यादव भी एक्टिव नजर आने लगे हैं और 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के समर्थन में यूपी में विरोध का ऐलान कर दिया है। दरअसल किसानों के आंदोलन में मौका देकर राजनीतिक दलों के स्टैंड चेंज करना नया नहीं है। यूपीए सरकार के वक्त बीजेपी ने किसानों के लिए बनने वाले कानून का जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन बाद में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कृषि कानून को संसद से पास करवा लिया था। हालांकि सरकार बदली, आंदोलन की तस्वीरें बदली और बदलाव की इस बहती गंगा में सियासी दल हाथ धोना चाहते हैं। अन्नदाता आंदोलन और सियासत, जी हाँ, यही है आज का हमारा बात मुद्दे की और इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन लगातार जारी। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान। केजरीवाल, अखिलेश, ममता ने सरकार को घेरा। 9 दिसंबर को सरकार किसानों में बात। ये नजारा है सिंधु बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन का। यहाँ किसान कृषि कानून के विरोध में पिछले 12 दिन से डटे हुए हैं। 5 दौर की बैठकें भी हुई पर नतीजा सिफर। अब मामले ने पूरी तरह से सियासी रूप ले लिया है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के बीच जाकर उनका खुला समर्थन कर दिया। सबसे पहले हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कृषि का समर्थन बदलना भी कई सवाल पैदा करता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। वक्त के साथ मुद्दों की हवा के चलने के साथ सियासी दल भी अपना रुख बदलते नजर आते हैं। ये देश की सियासत में कोई नई बात नहीं है और ऐसे में 8 दिसंबर को जिस तरह से किसानों का आंदोलन के बाद बंद का आह्वान किया गया है, पूरे भारत को बंद रखा जाएगा और इसको लेकर कई राजनीतिक दल समर्थन में मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अन्नदाता आंदोलन और सियासत क्या रंग बिरंगी नजर आ रही है, इसी पर हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ कराते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ रहेंगे चेतन सिंह जी। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव जी रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी हमारे साथ रहेंगे फोन लाइन पर, आपका भी भदौरिया जी बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बड़ा आंदोलन किसानों का देखने को मिल रहा है, कई दौर की बैठक हो चुकी है, सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। किसान अपनी मांगों पर अड़े होते नजर आ रहे हैं, अड़े हुए हैं और अब 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है और अन्य सियासी दल भी उनके साथ मैदान में खड़े होने की बात कहते नजर आ रहा है। क्या कहें? देखिए, किसान आंदोलन जो वर्तमान में हम भारत की राजनीति में देख रहे हैं कि अनेक राजनीतिक दलों के चहल चरित्र चेहरे हम तो देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है। जिन लोगों ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया वे आज विरोध कर रहे हैं जी। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में, जिनकी सरकार थी 2012 में, उस सोशल ऑडिट जिन्होंने कराया और उसमें उनकी ऑडिट रिपोर्ट है सरकार की यूपीए 2 की कि 92,000 करोड़ रुपए का खाद्य उत्पाद बेकार हो जाता है और उस रिपोर्ट के आधार पर एफसीआई के माध्यम से खरीद करना आवश्यक है और इन्होंने खरीद करना प्रारंभ कर दिया। वे आज हमारा विरोध कर रहे हैं। शरद पवार जी कृषि मंत्री के नाते सदन में जितने भी संशोधन हुए हैं उन सबका उन्होंने दस्तखत करके साथ संशोधन को अनुमति दी। आज भी हमारा विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना है, ठीक है, राजनीति के स्तर पे आप विरोध करिए। मेरा कहना है कि आप पार्टी का तो विरोध करिए,
का फिर हिंदुस्तान में रहने के अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं जी। है। और ये आंदोलन जिस प्रकार से जो तथाकथित भिंडरावाले के समर्थक हैं, अलगाववादियों के समर्थक हैं, जो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, आप देखिए इससे भारत की छवि खराब हो रही है, भारत के सरकार की छवि खराब नहीं हो रही। और सबसे ज्यादा बिचौलियों का काम अगर किसी राज्य में कृषि का होता है तो वो पंजाब है, और सर्वाधिक विरोध भी वहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2.5% का जो उनका सीधा एफसीआई के माध्यम से जो मनी का ट्रांजैक्शन, जो दलाली जिसको कहते हैं हिंदी शब्द में, ये बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान होने जा रहा है। ये लोग बात कर रहे हैं मंडियों में 10% आढ़त का काम कृषि का हमने हुआ है। 4 महीने हम धूप, पानी, बिजली, सड़क, इन सब के लिए तड़पते रहे, मरते रहे, लेकिन हम कोई उत्पाद बेचने गए तो 10% कमीशन सबसे पहले मंडी में लग गया। किसान की फसल की दर बिचौलिया तय करता था साहब। आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य, आजादी के 74 साल में भी हिंदुस्तान की कृषक उत्पादन का मूल्य कौन तय करता है? बिचौलिया, जो एक दिन भी खेत में धूप में नहीं जाता, ठंड में सिकुड़ने नहीं जाता, बरसात क्या होती है उसको। चलिए बिल्कुल इस पर चर्चा जारी रखूंगा। चेतन जी, दर पे सब्जी अगर नहीं बिकती है तो उस मंडी में उसकी नीलामी नहीं होती। कृषक तो कहीं भी अपने उत्पाद अपनी दर पे बेच सकता है। बिल्कुल, सरकार की और किसानों के बीच बातचीत हुई है कई दौर की, लेकिन सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। चेतन जी, इस पर भी रुक करूंगा एक बार फिर। कांग्रेस नेता से जान लेते हैं क्या कुछ रुख है उनका। राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से विरोध के सुर आप भी उठाते नजर आ रहे हैं जब से कृषि कानून बना है उसको लेकर, और राहुल गांधी भी समय समय पर ट्वीट कर बात कहते नजर आ रहे हैं। अब 8 तारीख का जो है बंद को लेकर कांग्रेस भी लगातार समर्थन करती दिखाई दे रही है, लेकिन किस तरह देखें तब, क्योंकि जब शरद पवार को लेकर बात करें बतौर कृषि मंत्री, कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव की वकालत वो पहले भी कर चुके हैं और अब विरोध होता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जिनने युवाओं को आतंकवादी बोला, पत्रकारों को आतंकवादी बोला, और जिनने कभी भी विरोध में आवाज उठाई उनको आतंकवादी बोला। आज ये किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं, किसानों को खालिस्तान समर्थक बोल रहे हैं। देश के लाखों किसान पिछले 8-10 दिन से सड़कों पर ठंड में रात में बैठे हुए हैं, वहाँ खाना बना रहे हैं, वो इनकी नजर में आतंकवादी हैं। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बयान है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का। रहा सवाल जो भी कानून के संशोधन का है, कांग्रेस ने चाहे जीएसटी हो या उसके बाद आने वाले सारे कानून हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून कांग्रेस ने बनाए थे, जो सारे कानून के अनुसार नियम तय हुए थे, सब पलट दिए। जीएसटी जो लाए, जो कांग्रेस की यूपीए 2 में जीएसटी बनाने की बात थी, एक देश एक कर, वो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोलते थे उस समय जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे कि एक देश एक कर की मैं वकालत करता हूँ। क्या हुआ उसका? कुछ पता नहीं। नोटबंदी हुई, पूरा देश बर्बाद कर दिया 6 साल में, क्या फायदा हुआ? आज बात नहीं करते हैं। वैसे ही हम आ जाते हैं अब किसानों पर। किसानों की जो मूल समस्या है एमएसपी, उससे बात करने से प्रधानमंत्री भी भागते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता भाग जाते हैं। क्या एमएसपी का नाम लिया आपने कि इनके कानून मंत्री बोलते हैं हम तो बोल रहे हैं वो रहेगी, हम तो बोल रहे हैं वो हम नहीं हटा रहे हैं। आपके बोलने से क्या होता है? कानून में चेतन जी रुक करूंगा मैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, रुक करूंगा मैं, एक बार फिर रुक करूंगा। चेतन जी फिर आऊंगा मैं आपके पास। चेतन जी फिर रुक करूंगा आपका, आतंकवाद वाली बात को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। चेतन जी, विधेयक 2020 के संदर्भ खंड 5 में गारंटी जी, चेतन जी आपका भी रुक करूंगा। आप भी विरोध करते नजर आए थे कानून को लेकर जी, यूपीए सरकार में आपने भी विरोध किया था, आपका भी रुख करूंगा। राकेश जी की बात पूरी होने दीजिए। चेतन जी, भारत माता जी राकेश जी, लगा के खत्म होने वाला मुद्दा नहीं है, जरा शांति रखिए जी। कानून आपने ज्यादा पढ़ा जो कहना है सच्चाई। चेतन जी मैं आपको भी मौका दूंगा बोलने का। चेतन जी, चेतन जी मैं आपको भी मौका दूंगा बोलने का। राकेश जी को बात पूरी करने दीजिए। ये भारत माता की जय करने तो कुछ नहीं मिलेगा, ये भारत माता का ही देश है, याद रखना राकेश जी। जिसने राकेश जी, भारत देश ही है और भारत देश के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, भारत देश के किसानों ने बंद को लेकर बात कही है। का देश है, आप तो अंग्रेजों के साथ थे देश। अरे 1947 में जी राकेश जी, मेरा मुद्दा ये नहीं है अंग्रेजों के साथ लड़ाई किसने की, अंग्रेजों के साथ। राकेश जी बात मुद्दे की ये है, राकेश जी बात मुद्दे की है कि किसान पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून का विरोध हो रहा है, अब भारत बंद की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे राकेश जी इसको लेकर? वो बहुत अच्छा सारा देश जानता है किसके रिश्ते। चेतन जी, राकेश जी आप चेतन जी, राकेश जी, चलिए मैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को रुक करूंगा।
भदौरिया जी आपको करूंगा। दोनों नेता अपनी अपनी बातों में लगे, मुद्दे की बात करते नजर। भदौरिया जी क्या कहेंगे किसानों के आंदोलन को लेकर, और अब 8 तारीख को बंद का आह्वान करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? एमएसपी क्या होता है? चेतन जी राकेश जी यहाँ रोकूंगा, भदौरिया जी से बात करते हैं। पता है एमएसपी क्या होता है? मैं वही कह रहा हूँ, सारी चीजों की परिभाषाएं मैं जान लूंगा आप दोनों नेताओं से। चेतन जी, राकेश जी, सारी बिंदुओं की परिभाषाएं मैं जान लूंगा। अभी वक्त है आप राकेश जी, चेतन जी, धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे इस किसान आंदोलन को लेकर, और किसानों ने जिस तरह से भारत बंद को लेकर बात कही है, क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ, अगर आपको जी राकेश जी, चेतन जी, किसान वाकई एक बड़ा मुद्दा है देश की सियासत का, और आप दोनों सियासतदारों से मैं उस मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ। आगे भी चर्चा जारी रखूंगा, बात पूरी होने दीजिए। पढ़ के कानून बना, कृषक के उत्पाद किसान अपने भरपूर दाम पर बेचे, इस पर चर्चा करिए। चलिए धर्मेंद्र जी, मैं रुक करूंगा आपका, लेकिन चेतन जी से ही जान लें। चेतन जी चलिए आप भी का रुक करता हूं, आप बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। चेतन जी, यूपीए सरकार के वक्त की बात करें, यूपीए सरकार के वक्त की बात करें तो बीजेपी ने किसानों के लिए बनने वाले कानून का जबरदस्त विरोध किया था। भारत माँ की वंदना आपके बस जी चेतन जी, राकेश जी को मैं भी यही बात कह रहा हूं, भारत के मुद्दे को लेकर बात हो रही है, किसान भी भारत का है और भारत बंद की ही बात हो रही है। मैं आप दोनों मेहमानों का फिर रुख करूंगा, धर्मेंद्र जी से जान लेते हैं। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर और 8 तारीख को बंद को लेकर? मुझे दो तीन चीजें लगती हैं। तो कल का जो भारत बंद है किसानों द्वारा जो बुलाया गया है, उसको राजनीतिक समर्थन काफी मिल गया है। तो मुझे लगता है कल का जो बंद है वो काफी प्रभावी रहने वाला है। पहली बार मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इतना प्रभावी कोई बंद देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है। फिर रही बात की कृषि कानूनों की और इनकी, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एपीएमसी एक्ट जो था जी, उसकी प्रक्रिया, उसको रिपील करने की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही थी, कई बैठकें हो चुकी थी, लेकिन वो कंसल्टेशन में ही थी। राज्य सरकारों से केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही थी और प्रक्रिया थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये दोनों बिल, 2 कृषि बिल और स्टॉक लिमिट, ये तीनों बिल जो थे, इनको मिलाकर जब आया है, तो कहीं ना कहीं किसानों के जो प्रभावी संगठन है उनसे केंद्र सरकार की बात करने से चूक रही है जी। वो बात नहीं कर पाई है, इसीलिए किसानों का इतना विरोध हो रहा है, उनको भरोसे में सरकार नहीं दे पाई जी। अब मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार कम से कम संशोधन पर तो राजी है ही, क्योंकि कल कृषि राज्य मंत्री का बयान आया है कि हम संशोधन कर देंगे, लेकिन जो कानून है वो वापस नहीं ले पाएंगे जी। तो मुझे लगता है कि पहली बार सरकार, एक बार जब जमीन का जो कानून था, 3 बार जो उसके 3 बार सरकार लेके आई थी बैकडोर से और उसको वापस लेना पड़ा था। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट के लिए ये दूसरा बहुत बड़ा सेटबैक होगा जब इन्हें अपने निर्णयों को या तो संशोधित करना पड़ेगा या वापस लेना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी। क्या कहेंगे चेतन जी, जिस तरह से बात की जा रही है विरोध को लेकर, क्योंकि अब सियासी दल भी समर्थन देते नजर आ रहा है, लेकिन आप भी जिस तरह से बात की जाए, 5 दौर की बैठक हो चुकी है बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन सहमति फिलहाल बनती दिखाई नहीं दे रही है। क्या वजह मानी जाए कि कानून जब आया उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि किसानों से सहमति नहीं ली गई, जल्दबाजी की केंद्र की मोदी सरकार ने कानून लाने को लेकर, और बिंदु स्पष्ट नहीं किए गए, और सारा जो बवाल है उसी को लेकर खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप चेतन जी? देखिए कामिल जी, आजादी के 74 साल में आज भी अन्नदाता सब कहते हैं ना, अन्नदाता आज भी किसी के सामने हाथ फैला करके क्यों खड़ा है? और अगर हाथ फैला करके 74 साल में खड़ा है तो नीतियों का निर्धारण किन लोगों ने किया था? अगर आज किसान हमारा इतना मजबूत है जिसको नीति बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आखिर आज ये वजह क्यों है? और फिर दूसरा आप इसको ये समझिए कि सर्वाधिक विरोध पंजाब में क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्वाधिक आढ़तियों का काम पंजाब करता है। मध्य प्रदेश के बासमती के जीआई टैग का प्रधानमंत्री तक विरोध करने चल करके क्यों आए? क्यों मध्य प्रदेश का जीआई टैग, मध्य प्रदेश के बासमती को किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि आढ़त के काम में चोट होगी। जो औने पौने दामों में हमारे मध्य प्रदेश का किसान का जो बासमती 19 रुपए किलो खरीद के ले जाते हैं, वो 64 रुपए किलो में बेचते हैं। कितना बड़ा मुनाफा है आप देखिए। आप इस स्कैंडल को समझिए।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक समस्या है, तो पंजाब हरियाणा के किसानों को कैसे इतने इनकम हो रही बताए ना कांग्रेस। और मैं कहता हूं जो एमएसपी की बात करते हैं, मैं रिकॉर्ड के साथ कहता हूं, आप पे भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन चेतन जी बात पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं, बात पूरे देश तक पहुंच गई है। पूरे देश का अन्नदाता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमने 80% एमएसपी बढ़ाया है। आप रिकॉर्ड को उठा करके चेक करिए। 3 लाख करोड़ रुपए का गेहूं का भुगतान 2014 से 19 में हमारी भाजपा समर्थित सरकार एनडीए के रूप में जो काम कर रही है, 3 लाख करोड़ रुपए का हमने भुगतान किसान बंधुओं को किया है। आप कैसे कह सकते हैं जो लोग बात यह भुगतान नहीं, कानून को लेकर जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों को लेकर बात की जाए करते थे, आज वो किसान के आंदोलन का समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने पराली का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में आम आदमी पार्टी जाती है और कहती है कि पराली के कारण दिल्ली और देश में प्रदूषण हो रहा है। दूसरी तरफ आप समर्थन करने आते हैं। तो जब आप इन सारी चीजों में वोट की राजनीति करोगे तब आपके साथ दुविधा तो उत्पन्न होगी। हम तो चाहते हैं खुले मन से, निश्चित रूप से, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल, अगर किसान को समस्या है तो उस समस्या का समाधान हमको करना चाहिए। लेकिन कोई बिल अभी आया नहीं, बिल के क्या माइनस क्या प्लस होंगे अभी आया नहीं, और उसको राजनीतिक एजेंडा दे करके अगर उसको प्रदर्शन भारत बंद, ये ठीक है, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल को इतनी परेशानी थी तो जितने राजनीतिक दल आज समर्थन कर रहे हैं ये अपने राजनीतिक दल के आधार पर कॉल करते हैं ना जी। चलिए फिर रुक करूंगा चेतन जी, चलिए बिल्कुल राकेश जी ने फिर जान लेते हैं। राकेश जी समर्थन की बात सामने आ रही है तो वहीं दलाली को बढ़ावा देने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से चेतन जी कहते दिखाई दे रहे हैं आड़तियों को लेकर, पंजाब हरियाणा का जिक्र करते दिखाई जी। चेतन जी राकेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। राकेश जी क्या कहेंगे तमाम बातों को लेकर? का खेल है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि देश का किसान मजबूत हो, देश के किसान की आधारशिला मजबूत हो और देश का किसान उन्नत और प्रगतिशील बने। चलिए बिल्कुल, देश का किसान अन्नदाता है तो अन्नदाता की तरह ही उसका हाथ, बिल्कुल अन्नदाता को तमाम अधिकार भी मिलने चाहिए जिसकी मांग लगातार अन्नदाता करता दिखाई दे रहा है। चेतन जी, राकेश जी क्या कहेंगे इन बातों को लेकर? क्योंकि जिस तरह से आड़तियों की बढ़ को लेकर बात कही जा रही है, दलालों को लेकर बात कही जा रही है, पंजाब हरियाणा का जिक्र चेतन जी बार बार करते नजर आ रहे हैं, और क्या कहें जिस तरह से समर्थन को लेकर वाकई वोट बैंक की राजनीति देखने को मिल रही है? देखिए, किसी प्रदेश नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट मेरी बात बोल रहा हूँ, आप इंटरप्ट मत करना जी। वो सीधी सी बात है कि इस देश में किसी भी राज्य में जो एमएसपी रेट होता है उससे ज्यादा मूल्य व्यापारी नहीं देते। इस मूल बात को आप समझना। जैसे मध्य प्रदेश है, अगर 1900 रुपए गेहूं का रेट आपने तय करा तो जो व्यापारी अडानी अंबानी या अदर व्यापारी कोई भी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो जब किसान के पास गेहूं सीधा खरीद जी। राकेश जी आपकी आवाज बंद हो गई। बच रहा है वो एक ही मुद्दा उसके पास रहता है कि वो सरकार का जो मूल्य एमएसपी निर्धारित है उससे वो बेचने जाए, जहां उसकी सुनवाई होती है, जहां गवर्नमेंट उसका साथ दे देंगे। मोदी जी के इस कानून में एक लाइन वो लिखने को तैयार नहीं है कि एमएसपी हमेशा लागू रहेगी, कानून में दर्ज नहीं करना चाहते, मौखिक बोल रहे हैं। कौन हटा रहा है एमएसपी? वो तो राज्य तय करते हैं, वो तो प्रशासन के अधिकारी तय करते हैं, वो तो मौसम तय करता है कि एमएसपी रेट क्या होगा, पानी गिरा, ओला गिरा, सब मान लिया। आप जो कानून बना रहे हैं उसमें एमएसपी रेट तय करने का अधिकार या लाइन कुछ भी नहीं है। किसानों की मांग है कि उस कानून में आप एक लाइन लिख दीजिए कि एमएसपी रेट हर राज्य तय करेगा। क्या बुराई है उसमें? आप तो देना चाहते हैं, आपकी नियत साफ है। अगर नियत में खोट नहीं है तो आप लिख सकते हैं, आप नहीं लिख रहे हैं। आपके सारे मंत्री स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इस लाइन पे आकर रुक जाते हैं कि कानून में हम ये लाइन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो अडानी और उद्योगपति जितने भी हैं, आपका सर्कल है, वो सारा ये खेत उन लोगों से ले लेंगे। आप जानते होंगे इस देश में 20 से 22% जमीन मालिक हैं और लगभग 60 से 61% बटाईदार लोग खेती करते हैं। सरकार जो 3000-6000 रुपए डालती है जमीन मालिक के खाते में जाता है, बटाईदार के खाते में एक चवन्नी भी नहीं जाती है। वो सारा पैसा उसको नगद में देना पड़ता है। कल फसल चौपट होगी, कम भाव बिकेगी, जो खेत मालिक है वो बोलेगा कि अडानी मेरे से तो 1600 में ले गया, आज खर्चा आपका 2 लाख हो चुका है, तो वो तो मर जाएगा, फांसी लगाएगा और सरकार कोई समर्थन मूल्य देगी नहीं, क्योंकि वो कोई कमिटमेंट नहीं है। कल दूसरी सरकार चलिए एमएसपी और अन्य बिंदुओं को लेकर भी लगातार अन्नदाता जी, तो कानून हमेशा के लिए बनते हैं, एक सरकार के लिए नहीं बनते हैं। एक मोदी जी अमित शाह के लिए कानून नहीं है,
कि 10 साल बाद दूसरे लोग आ जाएंगे, कानून तो वही रहेगा, किसान मारे जाएंगे। चलिए बिल्कुल मैं रुख करूंगा भदौरिया जी का। धर्मेंद्र जी, क्या कहें, जिस तरह से बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है और आपने भी जिक्र किया कि मोदी सरकार के दौरान इस तरह का आंदोलन शायद पहली बार ही हो रहा है, और किसानों के आंदोलन को लेकर अक्सर किसान एक बड़ा मुद्दा सियासत कर रहे हैं देश में, और इस मौके को देखते हुए राजनीतिक दलों को लेकर भी बात की जाए तो उनके स्टैंड भी चेंज होते बदलते जरूर दिखाई देते। वक्त की जो है मांग की जाए या फिर बहती गंगा में हाथ धोने को लेकर बात की जाए, तो क्या कहें धर्मेंद्र जी, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल इस वक्त सक्रिय होता नजर आ रहा है और अन्य दाताओं के समर्थन में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब और हरियाणा जी यहाँ से सबसे पहले विरोध हुआ, इसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा वो राज्य हैं जिनका उत्पादन गेहूं अगर 100 किलो हो रहा है तो 85 किलो गेहूं वो सरकारी खरीद में जाता है। अगर धान 100 किलो हो रहा है तो करीब 95% तक, 93 से 95% तक एमएसपी पे खरीदारी होती है। तो किसानों को ये डर है, वहाँ की विशेष तौर पर उस राज्य के किसानों को ये डर है कि एमएसपी अगर बंद हो जाएगा या खरीदारी मंडियों के बाहर होने लगेगी तो उनको एमएसपी का रेट नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी, इसीलिए वो चाहते हैं। केंद्र सरकार ने जब ये लाए, ये तीनों बिल जो थे ये अध्यादेश के जरिए इनको लाया गया और फिर संसद से जब पास हुए, उसके बाद किसानों को ये समझ में आया कि ये हमारे खिलाफ है जी, इसलिए ये आंदोलन है। और केंद्र सरकार की जहां तक बात है तो केंद्र सरकार किसानों को ये भरोसा दिलाने में नाकामयाब अभी तक हो रही है कि मंडी नहीं हटेगी, मंडी का अस्तित्व बचा रहेगा और एमएसपी खत्म नहीं होगा जी। चलिए बिल्कुल, लेकिन जी वो ये लिखित में आश्वासन चाहते हैं। केंद्र सरकार मुखार में तो बोल रही है लेकिन वो लिखित में देने को तैयार नहीं है। बस यही डेडलॉक है और इसी बात पर केंद्र भी अड़ा हुआ है और किसान भी अड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। चलिए बिल्कुल, 9 तारीख को भी एक बैठक है, इसको लेकर भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि अभी तक 5 दौर की बैठकें जो हो चुकी हैं विफल होती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। धर्मेंद्र जी, चेतन जी का रुख करूंगा। चेतन जी, जिस तरह से मांग की बात की जाए किसानों की, जितनी बैठकें अभी तक हुई हैं और उसमें कोई सफलता किसानों को मिलती दिखाई नहीं दी। जो मांग कहते नजर आ रहा है, सरकार अपने स्तर पर बात कहती नजर आ रही है और किसान अपने स्तर पर अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या लगता है, जिस तरह से आप बात को लेकर बात की जाए तो किसानों को समझा नहीं पा रही सरकार, या फिर पिछले दौर की बात की जाए तो यूपीए सरकार के वक्त बीजेपी ने किसानों के लिए बनने वाले कानून का जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन आपकी पार्टी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में कृषि कानून को संसद से पास करवा लिया जाता है। तो क्या कहें इन बातों को लेकर? देखिए, इसके दो तरफ से कामिल भाई देखना पड़ेगा। एक तो किसान संगठन है, उनसे बात चल रही है, उनका विरोध एक अलग विषय है जी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो विरोध कर रही हैं वो उनका अलग विषय है। राजनीतिक पार्टियों को, राकेश जी मेरे सामने है, 10 साल की, खुद ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कामिल जी, मेरी बात कहीं भी लफबाजी नहीं है। एक बात मैं आपको बहुत साफ करना चाहता हूँ, इनकी यूपीए की सरकार में 270 रुपए की वृद्धि इनके 10 साल के कार्यकाल में हुई। ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूं, भारत सरकार और मध्य प्रदेश दोनों को रिकॉर्ड में है। वहीं हमारी सरकार में 575 रुपए की वृद्धि 6 साल में हुई। तो ऑन द रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि आपने किसानों का समर्थन मूल्य ज्यादा दिया है या हमने दिया है। तो चेतन जी, सवाल तो यही निकल रहा है, आंकड़ों की बात आप जी, आप यूपीए की सरकार में चेतन जी आंकड़ों की आप बात कहते नजर आ रहे हैं, सुविधाएं देने की बात आप कहते नजर आ रहे हैं, तो किसान क्यों नहीं समझ पा रहा? सुन लूंगा चेतन जी, सवाल तो यही बना हुआ है। राकेश जी, मैं आपकी बात सुन लूंगा, आप कह लेना, आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा किसानों का। मैं सुन लूंगा, आप कह लेना, मैं सुन लूंगा जी। राकेश जी, आप जी आपकी तरफ भी आऊंगा, रहेगी या नहीं रहेगी ये बता दीजिए। राकेश जी, एक मिनट, चेतन जी की बात रहेगी जी, चेतन जी से रहेगी और देखिए, हाँ कानूनन रहेगी। नहीं, ये बात तो सरकार की तरफ से राकेश जी बार बार आ रही है कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। हिंदुस्तान के बाकी राज्यों, हिंदुस्तान में 31 राज्य है, 31 राज्य में से लगभग 29 राज्यों में। चेतन जी, आंकड़ों की बात आप कह रहे हैं, किसानों को सुविधाएं देने की बात आप कह रहे हैं। चेतन जी, पिछली सरकार और आपकी सरकार के कंपैरिजन में आप ज्यादा सुविधाएं देने की बात कह रहे हैं, लेकिन चेतन जी मेरी बात सुन लीजिए, चेतन जी मेरी बात सुन लीजिए। सवाल यही है कि आखिर इतनी बात के सामने आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ से सेट होगा, मुझे लगता है देश में राकेश जी, ना आपकी बात पूरी हो पाएगी, न चेतन जी आपकी बात पूरी हो पाएगी। चेतन जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए चेतन जी।
कांग्रेस को राजनीति करना है तो मैदान में खड़ी हो ना, किसान के कंधे पर क्यों खड़ी होती है? चलिए वक्त कम है राकेश जी, चेतन जी वक्त कम है, धर्मेंद्र जी से भी अंतिम प्रतिक्रिया लेता, लेकिन राकेश जी, चेतन जी वक्त कम है, राकेश जी, चेतन जी, राकेश जी, चेतन जी, सब विपक्षी पार्टियों को लेकर बात करें, विपक्षी पार्टियों को लेकर बात करें तो समर्थन में साथ देने में निकल उतरती मैदान में नजर आ रही है, मोर्चा खोलती दिखाई दे रही है। बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूंगा चेतन जी, आप आंकड़े की बात कहते नजर आ रहे हैं और पिछली सरकारों के मुकाबले आपकी सरकार किसानों को, अन्नदाताओं को ज्यादा सुविधाएं दे रही है, इसकी बात कहते नजर आ रहा है। फिर भी 5 दौर की बात हो गई तो किसान जो है सहमत क्यों नहीं होते नजर आ रहा है, क्यों नहीं आपकी बात मानते दिखाई दे रहा है? कम शब्दों में राकेश जी, आप बीच में बात शुरू कर देते हैं, चेतन जी की बात पूरी नहीं हो पाती। चलिए वक्त खत्म हुआ। चेतन जी, राकेश जी, आप बात पूरी नहीं होने देते। दोनों ही मेहमान जुड़े इस चर्चा में और हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बात मुद्दे की बात की जा रही है, 8 तारीख को यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान है और इस किसान आंदोलन में जिस तरह से विपक्षी दलों को लेकर बात निकलकर सामने आ रही है, ज्यादातर विपक्षी दल जो है किसानों का समर्थन करते नजर आ रहा है और भारत बंद का साथ देते नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल निकलकर यही सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की जो बैठक हुई है, हालांकि इस बैठक के बाद कोई निष्कर्ष, कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है और एक बार फिर बैठक को लेकर तारीख तय की गई है, वो है 9 दिसंबर और उससे पहले 8 दिसंबर को जो है भारत बंद किया जा रहा है। और ऐसे में जिस तरह से सियासत देखने को मिल रही है, अन्नदाता है, आंदोलन है और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर सियासी रंग उड़ाती दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं इन अन्नदाताओं को अपने रंग में रंगने की कोशिश की जो है सियासी दलों की तरफ से फिलहाल होती दिखाई देने लगी है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति को लेकर भी चर्चाएं पुरजोर तरीके से की जा रही। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कल 8 तारीख को भारत बंद है और 9 तारीख को एक बड़ी बैठक होने जा रही है केंद्र सरकार और किसानों के बीच, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बात मुद्दे की में इतना ही और बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।